चलिए अब हम जो पढ़ेंगे वो है शाहजहाँ के बारे में। ठीक है, शाहजहाँ सबसे पहले हम बात ये करते हैं, जो चीज़ हमें पहले से ज्ञात होती है, जो जानकारी हमें पहले से पता होती है, उसी को हम आगे लेकर हमें जाना है। शाहजहाँ का नाम मेरे हिसाब से आप सभी के लिए जाना पहचाना नाम होगा, क्योंकि शाहजहाँ का जब नाम लेते हैं हम तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। जैसे कि शाहजहाँ ने दिल्ली का लाल किला बनवाया, आगरा का ताजमहल बनवाया। ठीक है, बाकी वास्तुकला के संदर्भ में जो हम बाकी चीज़ें जो उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि शाहजहाँ के समय में निश्चित तौर पर अद्भुत विकास हुआ था मुगल काल का। और विशेष तौर पर यदि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र की अगर मैं बात करता हूँ तो निश्चित तौर पर स्थापत्य कला के संदर्भ में उनके द्वारा दिया गया योगदान अतुलनीय है। समझ आएगी बात? ठीक है, आगरा उस समय बनाया गया है, लेकिन आज भी वो मतलब एक सुंदरता का अजूबा कहा जाता है। क्लियर? ठीक है, तो दिल्ली का लाल किला आज भी एक प्राचीन, मतलब हमारी प्राचीर है, ऐतिहासिक प्राचीर है। और वर्तमान समय उसमें महत्व कहीं भी महत्वपूर्ण जो हमारा राष्ट्रीय पर्व होता है, राष्ट्रीय दिवस होता है, वहाँ पे उसी प्राचीर से जो है वो संबोधन किया जाता है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो ये जो है वो सारी की सारी चीज़ें किसके प्रयासों के परिणाम स्वरूप संभव हुई थी, वो हुई थी शाहजहाँ के। ठीक है, अब शाहजहाँ का जो शासनकाल था वो था 1628 से लेकर 1658 ईस्वी। 1628 से लेकर 1658 ईस्वी। और एक बात हम ये भी जान चुके हैं कि ये शाहजहाँ का जो शासनकाल है वो निश्चित तौर पर उसने क्या किया था, अपने विशेष तौर पर जो स्थापत्य कला है उसके उत्थान में उसने सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान इसमें दिया। एक एक चीज़ आपने याद रखनी है। जैसे कि अगर हम अकबर के काल से हमने यहाँ पे शुरू किया था, जैसे अकबर के काल की दक्षिण नीति थी, जहांगीर के काल की वो भी दक्षिण नीति। ठीक है, अब यहाँ पे शाहजहाँ के समय की जो है वहाँ पे दक्षिण नीति भी उसके द्वारा जो अपनाई गई थी, लेकिन विशेष तौर पर यहाँ पे जहांगीर और शाहजहाँ के दो की अगर मैं केवल बात करता हूँ तो जहांगीर की दक्षिण भारत की नीति और शाहजहाँ की मध्य एशिया की नीति पूर्णतया असफल रही। दूसरे शब्दों में अभी मैंने जैसे हमने कि पढ़ा था जहांगीर के संदर्भ में, जहांगीर के बारे में हमने ये बात देखी कि उसने अपने शासनकाल के दौरान दक्षिण भारत को जीतने में एक बहुत बड़ा समय लगा दिया, बहुत बड़ी शक्ति लगा दी, लेकिन उसके बावजूद भी जिस समय उसका शासनकाल समाप्त हुआ तो वो उसके पास था ही नहीं। जैसे रेत को अगर हम अपनी मुट्ठी में लेते हैं तो जितनी मजबूती से हम उसे पकड़ने का प्रयास करते हैं उतनी तेज़ी से वो हमारे हाथों से छूटती है। अगर आप उसको ऐसे ढीले हाथ से रखोगे तो हाथों में रहेगी। ठीक है, तो कोई मिलाकर क्या कहते हैं कि जितनी आसानी से उसके हाथों में जो वो दक्षिण भारत इनकी विशेष तौर पर दक्षिण जो क्षेत्र था वो उसके अगर उसके हाथों में आया था उतनी ही आसानी से वो उसके हाथों से चला भी गया। तो शाहजहाँ के काल में के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसमें हमने एक चीज़ याद रखनी है कि शाहजहाँ की जो मध्य एशिया की जो नीति रही थी वो विशेष तौर पर पूर्णतया असफल रही थी। ठीक है, वहाँ थी वो जहांगीर की दक्षिण भारत की नीति, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शाहजहाँ की मध्य एशिया की नीति पूर्णतया असफल रही। सबसे पहले जो आता है वो आता है आपका अहमदनगर की विजय 1636 ईस्वी। ठीक है, अहमदनगर की विजय 1636 ईस्वी। अहमदनगर के बारे में हमने यहाँ पे बात की थी। ठीक है, यूसुफ आदिल खां था वहाँ का शासक था, लेकिन उसका जो योग्य वजीर था उसका नाम क्या था, मलिक अंबर। कौन था? मलिक अंबर की समय तक मृत्यु हो गई। मलिक अंबर की मृत्यु हो गई और उसके उपरांत नया जो उसका जो उत्तराधिकारी बना, उसका जो बेटा था, उसका जो पुत्र था, उसका नाम था फतेह खां। लेकिन वो फतेह खां अपने पिता की भांति वीर नहीं था। ठीक है, और कहते हैं कि उसने रिश्वत लेकर अहमदनगर का एक बहुत बड़ा भाग जो वो शाहजहाँ को सौंप दिया, उसके हाथों सौंप दिया। ये वजह। फिर सेकंड जो आता है वो आता है गोलकुंडा। ठीक है, और गोलकुंडा के संदर्भ में यहाँ का जो शासक था, जो सुल्तान था, वह था अब्दुल्ला शाह। क्या था? अब्दुल्ला शाह। ठीक है, और अब्दुल्ला शाह ने क्या किया कि एक्चुअल में जो उसने उसको जो है वो अपनी अधीनता को स्वीकार करने के लिए उसने जो राजी करवा लिया, संधि हुई मतलब।
और संधि के तहत जो उसे ये बोला कि जो है 8 लाख वार्षिक पेंशन दे दी। लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पे उसने ये भी बोला कि तेरे को बाहरी आक्रमण की किसी प्रकार की चिंता नहीं रहेगी। मैं हूँ ना, अगर कोई बाहरी शक्ति, कोई मराठा या कोई दूसरी शक्ति जो है तुम पर यदि हमला करती है तो मैं उसे जो है वो मजा चखाऊंगा या जो है उसे सबक सिखाऊंगा। ठीक है, अर्थात दूसरे शब्दों में कि तुम्हारी रक्षा करने का दायित्व किसका रहेगा, वो मेरा ही रहेगा। और कहते हैं कि 1656 ईस्वी में, ठीक है, यानी कि अपने शासनकाल के अंत समय, अभी वो जो क्या था मतलब क्या होता था बेटा, राजा जो होता था एक होता राजा, लेकिन राजा के जो बेटे होते थे वो क्या कहलाते थे, क्या कहलाते, उत्तराधिकारी तो बाद में बनेगा ना, क्या बोलते थे, शहजादा, या जिसको हम अपने उसमें जो राजकुमार कहते हैं, ठीक है, जिसको आप इंग्लिश में अगर बात करें तो प्रिंस कहते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्या हुआ, ये जो राजकुमार थे, ये जो शहजादा था, तो निश्चित तौर पर जो है इन्हें क्या होता था, इन्हें छोटे से क्षेत्र दे दिए जाते थे। गवर्नर, प्रांतीय गवर्नर के रूप में जो है क्षेत्र दे दिया था, ताकि शासन और प्रशासन संबंधी बारीकियों को ये भली भांति जान सके, समझ सकें, और जब ये राजगद्दी पर राजा की भांति जो है उनका अदा करें तो निश्चित तौर पर किसी प्रकार की समस्या का सामना इन्हें ना करना पड़े। तो ऐसा कहते हैं कि 1656 ईस्वी में ये लगभग उस पर अधिकार करने ही वाला था कि उसे जो वो वापस बुला दिया गया, अर्थात जो है इस क्षेत्र को आते आते जो वो उसके हाथों से ही चला गया। फिर अगला जो आता है वो आता है बीजापुर। ठीक है, और बीजापुर के जो है कहते हैं कि बीजापुर के संदर्भ में यहाँ पे जो शासक था उसका मोहम्मद आदिल शाह था, और मोहम्मद आदिल शाह पर यहाँ पर जो उसकी तरफ जो हमला किया गया, और हमला करने के उपरांत जो वहाँ पे जो अराजकता फैलाई गई उसके परिणाम स्वरूप जो है वहाँ पर उसे जो है वो संधि करने के लिए अंततः विवश कर दिया गया। और 1657 ईस्वी में जो वो पुनः इसी प्रकार से जो एक अन्य संधि द्वारा जो है बहुत सा क्षेत्र और धन उसे पुनः प्राप्त कर लिया। ठीक है, उसके बाद जो आता है वो मध्य एशिया की नीति। एक्चुअली क्या था कि वहाँ पर जब उसने जो वो दक्षिण भारत में जो सफलता प्राप्त की, और इसके अलावा उसने कंधार के महत्वपूर्ण क्षेत्र को उसने जो वो अभी 1636 ईस्वी में जो उसको 1638 ईस्वी में जब उसने प्राप्त किया था, तो उसके बाद जो है उसमें हुआ क्या, सॉरी कंधार की रहेगी ना, ठीक है, कंधार का महत्वपूर्ण क्षेत्र 1638 में इसके द्वारा जीता गया था। तो उसी विजय से उत्साहित होकर उसने क्या किया, मध्य एशिया को उसने अपने दिन में लाने का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि उसने पहले जो है 1646 ईस्वी में शहजादा मुराद, जिसके बेटे थे दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब, चार उसके बेटे थे। तो शहजादा मुराद में 1646 में, 1647 में औरंगजेब आलमगीर के नेतृत्व में उसने सेना भेजी, उस पर अधिकार किया। देखिए ये जो उसका जो क्या कहते हैं आक्रमण था, ये सफल हुआ तो हुआ, लेकिन इसमें जो उसकी मतलब उसको जो नाखून चने चबाने पड़े, ठीक है, जिसको मतलब उसकी जो शर्मनाक जो हार हुई उसके परिणाम स्वरूप जो है उसकी एक प्रकार से खिल्ली उड़ी, उसकी उसको कह सकते हैं हम कि उसकी खोखली उस शक्ति का जो मतलब जब जाहिर होगी, इसके परिणाम स्वरूप जो है उसकी ख्याति, उसके मान सम्मान और प्रतिष्ठा को बहुत भारी ठेस पहुंची। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली में क्या हज़ारा नामक स्थान पर जो वो उन्होंने क्या किया था, उस पर जो इतना ज़बरदस्त हमला किया था कि उनके छक्के छूट गए थे। ठीक है, और लास्ट में इसमें आ जाता हुआ है कंधार का छिना जाना 1649 ईस्वी में, और 1649 ईस्वी में जो वहाँ पे कंधार जो था उसके हाथों से छीना चला गया। उसके बाद फिर सैन्य अभियान चलाए गए, कोशिश की गई उसे वापस आने की, लेकिन जो यह उसके हाथों वापस नहीं आ सका, और कंधार का अति महत्वपूर्ण जो क्षेत्र था हमेशा के लिए उसके हाथों से निकल गया। ठीक है, तो ये था हमारा शाहजहाँ।